हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आज की अपनी दूसरी वीडियो जो हमने अभी पढ़ाया था क्वथनांक में उन्नयन, उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पर लगातार बने रहें। आज का टॉपिक है हिमांक में अवनमन। हिमांक में, इससे पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन, मतलब क्वथनांक में वृद्धि। जैसे मैंने कहा था कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगता है। अगर उसमें हम उस वाटर में चीनी, नमक कुछ भी ऐड कर दें तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से बढ़ जाता है। जो वृद्धि होती है उसे नाम दिया जाता था क्वथनांक में उन्नयन। बट अगर किसी अवाष्पशील विलय को मिलाने से उस विलायक के क्वथनांक में, क्वथनांक का वो जिक्र हो गया, हिमांक में अगर कमी आ जाए, क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो उसे नाम देते हैं हिमांक में अवनमन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? जैसे कि पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि अगर जल में अवाष्पशील विलय को ऐड कर दें तो क्वथनांक में वृद्धि होती है, ऐसा सुना था। बट अगर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय ऐड कर दिया जाए तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? हिमांक में कमी। हिमांक क्या होता है? जमना। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अब जल जमता कितने डिग्री सेल्सियस पे है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर हम उसमें कोई अवाष्पशील विलय जैसे कि चीनी, नमक एक्सेट्रा, अगर ऐसी चीजें मिला दें तो उसका जो हिमांक है वो 0 से घटकर हो सकता है 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए, हो सकता है 2 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो जो हिमांक में कमी आती है, अब ये मत सोचो कि 0 से 1 बढ़ रहा है। जैसे कि मान लो ये ग्राफ है 25 डिग्री सेल्सियस का, यहां से यहां तक जब वाटर का लेवल गिरता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आके जम गया। लेकिन मान लो अगर उसके हिमांक में कमी आई तो वो 0 पर ना जमकर कितने पे जमने लगेगा? 1 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप देख रहे हो कि पहले दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ रही थी और अब कम करनी पड़ रही है। तो यही जो कमी आती है हिमांक में, इसे ही नाम दिया जाता है हिमांक में अवनमन। तो क्या हुई परिभाषा? जैसा कि मैंने बताया कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी आती है उसे हम क्या कह देते हैं? हिमांक में अवनमन। इसको भी उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा टी इक्वल टू T2 और T1। तो इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1। ओके, तो हम लोग जैसे बात किए थे कि क्वथनांक में उन्नयन के 2 पार्ट थे, एक का नाम था मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक। ठीक उसी तरीके से इसके भी 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक, जिसको बोलते हैं मोलर या मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब इसमें भी कोई वो चेंजेज नहीं है। अगर आपने पिछली वीडियो को बहुत अच्छे से समझा है तो आपको बताने में कोई परेशानी नहीं होगी कि 100 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी आती है, हिमांक में जो कमी आती है उसे ही कह दिया जाता है मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक। तो फॉर्मूला वही है जो आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। m बराबर 100 kF, उसे KB से शो करते थे और इसे कैसे? F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें V आया था, V मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इंटू स्मॉल w
डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। सारी चीज़ें वही हैं, बस वहाँ क्वथनांक में वृद्धि थी, यहाँ हिमांक में कमी है, और इसे बोलते हैं मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक। ठीक इसी तरीके से बात मोलल की कर लेते हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक, तो इसकी परिभाषा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप लोग पहले गैस करें क्या होनी चाहिए। 1000 इंटू के एफ डैश डेल्टा डी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। चलिए, ज़्यादातर लोगों को समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो मैं बता भी देता हूँ। तो अब आपको, जैसे पिछली वीडियो में हम 100 ग्राम का जिक्र करते थे, अब 1000 का जिक्र करेंगे। तो हम कह देंगे कि 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी आती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक। तो आप लोगों ने दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझा। चलिए, मैं एक बार फिर से बहुत ही रैपिड तरीके से आपका रिवीजन करा देता हूँ, पिछली वीडियो का भी, इस वीडियो का भी। तो हमने ये केस तो रहा हिमांक अवनमन का, और इससे पहले क्या पढ़ा था? क्वथनांक में उन्नयन। तो क्या बोला था कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कह देते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। उसके भी 2 रूप बताए थे, मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक। परिभाषा याद रह गई होगी कि 100 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। वहीं पर दूसरे वाले मोलल की बात हुई थी, मोलल उन्नयन स्थिरांक की बात हुई थी। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक में भी सेम परिभाषा है कि 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये तो पिछली वीडियो की बात हुई थी। इस वीडियो में हिमांक में अवनमन आपने पढ़ा, जिसको जाना था कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी आती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसके भी 2 पार्ट थे, मोलल अवनमन स्थिरांक और वही मोलल अवनमन स्थिरांक और मोलर। मोलर को बात बताई थी कि 100 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी आती है उसे हम क्या कहते हैं? मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक। दूसरा, 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी आती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक। चारों में पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। अब समस्या ये हो जाती है छात्रों के लिए, जब वो न्यूमेरिकल करते हैं तो वो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में हम सूत्र मोलर का लगाएं या किस में मोलर का। अब ये तो क्लियर है कि अगर अवनमन स्थिरांक की बात करेगा तो ये वाला लगाना है, उन्नयन स्थिरांक की बात करेंगे तो ये वाले लगाने हैं, लेकिन इसमें भी कौन सा वाला लगाना है? ये चीज या तो आपसे ये वैल्यू ही निकलवाए, ये वाली वैल्यू। अगर इस वैल्यू का नाम देता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी सवाल में आपको अणुभार का जिक्र कर दे कि अणुभार ज्ञात करो, उस समय प्रत्येक बच्चे को यह समस्या होती है कि अब इन दोनों में से सूत्र कौन सा लगेगा। तो इस समस्या को मैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं भी इसके बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।